तो पिछले हफ्ते अरावली माउंटेन रेंज पे काफी कंट्रोवर्सी हुई, जो कि बेस्ड थी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पे, जिनमें उन्होंने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी अरावली हिल्स और अरावली रेंज को। तो मुझे ये कंट्रोवर्सी भी काफी कंट्रोवर्शियल लगी, क्योंकि जो जजमेंट थी वो 20 नवंबर को आई थी और जिस पे आउटरेज है वो 28 दिसंबर के बाद शुरू हुआ। सो ऑलमोस्ट एक महीना बाद शुरू हुआ। तो इस कंट्रोवर्सी पे जो सोशल मीडिया है उस पर काफी ज्यादा एक्सट्रीम व्यूज आए और इस पे कुछ छोटे मोटे प्रोटेस्ट भी हुए। और जो भी इस टॉपिक पे डिस्कोर्स है खासकर सोशल मीडिया पे, वो मुझे काफी लो क्वालिटी लगा, क्योंकि कोई भी पॉलिसी और जजमेंट पे बात ही नहीं कर रहा है। वो अपने ही थ्योरीज बना रहे हैं। कोई कह रहा है 90% अरावली रेंज को तबाह कर दिया जाएगा, कोई कह रहा है अडानी कब्जा कर लेगा, जबकि ये दोनों बातें ही उस जजमेंट में कहीं पे भी नहीं है। लोग अपने ही फैक्ट्स बना रहे हैं। तो इस वीडियो पे मैं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको डिस्कस करना चाहूंगा, और जो इस जजमेंट पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो थ्योरीज बनाई जा रही हैं, उन पे भी हम जरा बात करेंगे। सो मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं है, सो मैं गेम प्ले फुटेज यूज कर रहा हूँ, बीच बीच में वीडियोस और फोटोज यूज करने का प्रयास करूंगा। सो प्लीज बेयर विद मी। तो ऐसी क्या डेफिनेशन दे दी सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पे इतना बवाल हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं दो डेफिनेशंस दी हैं। एक में उन्होंने अरावली हिल को डिफाइन किया है और एक में अरावली रेंज को। तो अरावली हिल को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डिफाइन किया है कि कोई भी लैंडफॉर्म अरावली डिस्ट्रिक्ट में जिसका एलिवेशन एटलीस्ट 100 मीटर्स है अबव लोकल रिलीफ, इसमें उसका एंटायर एनक्लोज्ड एरिया आता है, जिसमें हिल्स हो सकते हैं, स्लोप्स हो सकते हैं। तो अरावली रेंज की डेफिनेशन ये दी गई है कि जो 2 या उससे ज्यादा हिल्स है उनकी प्रॉक्सिमिटी 500 मीटर्स के अंदर होनी चाहिए, और ये जो प्रॉक्सिमिटी है वो आउटर मोस्ट और लोएस्ट कॉन्टूर पॉइंट से मेजर की जाएगी। यानी बेसिकली जो माउंटेन्स वो एज टू एज होने चाहिए अपने बेस से, इसके कारण हम उन्हें एक रेंज कह सकते हैं। तो एक सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी क्यों? क्या पहले से हमें नहीं पता था कि हिल्स और रेंज क्या होते हैं? तो अरावली हिल्स और अरावली रेंज के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो इसकी यूनिफॉर्म डेफिनेशन है वो इंडिया में कहीं पे भी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे रैम्पेंट इलीगल माइनिंग होती है और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है बिकॉज ऑफ लूप होल्स। और इसकी डेफिनेशन जो है वो दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग है, राजस्थान में अलग है, गुजरात में अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये लक्ष्य था कि जो ये डेफिनेशन इसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि जो माइनिंग ऑपरेशन है उनको प्रॉपरली किया जाए, जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है उनको भी ठीक से हम अप्लाई कर सके, और जो थार डेजर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है उसको भी रोका जा सके। और जो ये डेफिनेशन पे लीगल केसेस हैं ये अभी शुरू नहीं हुए थे, ये 1985 से चल रहे हैं, और मई 2024 में फाइनली कोर्ट ने डिसाइड किया कि फॉर्मल डेफिनेशन हमें बनानी होगी अरावली हिल्स और रेंज की। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बिठाई जिसमें सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के, और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को भी लिया। इसमें दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट थी, हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट थी, राजस्थान की थी और गुजरात की थी, और इसमें एफएसआई, सीईसी और जीएसआई के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी लिया गया। और 2025 में इवेंचुअली जो एक कमेटी थी उसने राजस्थान की दी हुई डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि राजस्थान के पास एक फॉर्मल डेफिनेशन थी अरावली हिल्स और रेंज की, जो कि वो 2006 से यूज कर रहे हैं। तो कुछ लोग फैक्ट लाएंगे कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ही इस डेफिनेशन पे स्टे लगा दिया था, लेकिन एक्चुअल में डेफिनेशन पे स्टे नहीं लगा था, वो नई माइनिंग लीसेस पे स्टे लगा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का वेट कर रहा था जो कि इस डेफिनेशन पे बेस्ड होगी। तो अपने लेटेस्ट जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कहा है कि वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान बनाए, जिसमें जो परमिसेबल एरिया है माइनिंग के उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और जो इकोलॉजिकली और कंजर्वेशन क्रिटिकल एरिया है उनको सेफगार्ड किया जाए। और जब तक ये फॉर्मल मैनेजमेंट प्लान फाइनलाइज नहीं करती है गवर्नमेंट, तब तक जो नई माइनिंग लीसेस वो नहीं दी जाएंगी। सो ये जजमेंट है, इसमें माइनिंग लीसेस की तो कोई बात ही नहीं की गई है कि भाई सब कुछ परमिशन दे दी है तबाह करने की, बस जो ऑन गोइंग माइनिंग ऑपरेशन है उस पर रोक नहीं लगाई गई है। सो पूरे के पूरे जजमेंट में कहीं पे भी माइनिंग लीज देने की बात नहीं की गई है, स्पेशली अडानी को। और ये सब जो चीजें हैं मतलब काफी ज्यादा सिमिलर लग रही हैं जो फार्म लॉस का प्रोटेस्ट हुआ था उसके तरह। उस फार्म लॉ में कहीं पे भी बात नहीं की गई थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, लेकिन जबरदस्ती उनको लाया गया इस डिस्कशन में ताकि इसका थोड़ा राजनीतिकरण किया जाए। कई लोग कह रहे हैं कि जो नई डेफिनेशन और जजमेंट है ये अरावली का 90% एरिया को कवर करेगी, तो इसका मतलब जो 90% एरिया अप फॉर ग्रैब्स है माइनिंग ऑपरेशन के लिए। तो ये जो फैक्ट बनाया गया है आउट ऑफ नोवेयर काफी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये कैजुअली जो 500 मीटर रूल है उसको इग्नोर मार दे रहे हैं, जिसमें काफी अच्छा खासा एरिया पहले से ही कवर हो जाएगा। सो वो हिल्स को कोई खतरा नहीं है, और कई सारे जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं कई स्टेट्स की। राजस्थान में जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व है, और भी कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और राजस्थान में ही कई सारे सैकड़ों आइकॉनिक बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको रिजर्व कैटेगरी में डाला गया है। सो वहाँ पे वैसी माइनिंग नहीं हो पाएगी। और ये जो मैनेजमेंट प्लान है सस्टेनेबल माइनिंग का, ये झारखंड के बेसिस पे बनाया जाएगा, क्योंकि झारखंड में भी सेम तरह का प्लान बना था सरंदा फॉरेस्ट एरिया के लिए। तो वो 90% फॉरेस्ट एरिया नहीं उड़ाया गया है। तो सिंपल भाषा में बोले तो गवर्नमेंट को कहा गया है कि आप स्टडीज करें 37 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स में,
और वहाँ पे आइडेंटिफाई करें परमिसेबल एरियाज फॉर माइनिंग, और जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं उनको रिजर्व कैटेगरी में डाला जाए। और वैसे भी जो दिल्ली है वहाँ पे वैसे माइनिंग अलाउड नहीं है किसी भी प्रकार की। और जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स होने वाले हैं, मेजर शहर होने वाले हैं जैसे उदयपुर, वहाँ पे भी मैक्सिमम एरिया इस कैटेगरी में नहीं आने वाला है। सो ये अजम्पशन करना कि 90% एरिया पूरा कम्प्लीटली डिमोलिश कर दिया जाएगा अरावली का, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। इसको कोई डेटा बैक नहीं करता। चलो यहाँ तक तो मैंने जजमेंट की बात की, अब थोड़ा मैं अपने ओपिनियन पीस पे आ जाता हूँ। तो जो माइनिंग है वो आप चाहे जितना भी जस्टिफाई कर लो, एक सस्टेनेबल ऑपरेशन नहीं है। उससे एनवायरनमेंट को नुकसान होना ही होना है, चाहे आप जो भी कर लो। लेकिन ये भी एक सच बात है कि माइनिंग के बिना हम अपनी मॉडर्न लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो अगर फिजिक्स की भाषा में बोले तो माइनिंग इज लाइक फ्रिक्शन, इट इज अ नेसेसरी इविल। तो आप जो फोन यूज कर रहे हो उसमें जो लिथियम है, कोबाल्ट है और भी कितने तरह के मेटल्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं से माइन किए गए हैं और उसका कुछ ना कुछ तो कार्बन फुटप्रिंट है। आप एसी यूज कर रहे हो, उसका भी कार्बन फुटप्रिंट है, उसमें भी जो मेटल्स यूज किए गए वो भी माइन किए गए हैं। घर आप बनाते हो उसमें भी कई सारे मिनरल्स यूज किए गए हैं, सीमेंट और भी कई सारी चीजों को बनाने के लिए। तो क्या आप अपना घर बनाना बंद कर दोगे? क्या एसी चलाना बंद कर दोगे? क्या फोन यूज करना बंद कर दोगे? तो ये सेव अरावली कैंपेन से मैंने कई सारे अर्बन एलिट्स को देखा, इनका खुद का कार्बन फुटप्रिंट सबसे ज्यादा होगा। ये लोग दिन भर एसी में रहते हैं, इनकी खुद की गाड़ी का माइलेज 10 किलोमीटर पर लीटर ज्यादा नहीं होगा, और ये लोग ज्ञान दे रहे हैं कि माइनिंग नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट बैन हो जाना चाहिए माइनिंग पे। अरे माइनिंग नहीं होगी तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे? और यही सेम लोग हैं जो फिर इंडिया को नीचा दिखाते हैं चाइना से कंपेयर करके। और सोशल मीडिया भी पिछले 1.5-2 साल से इतना नेगेटिव कैंपेन चल रहा है इंडिया के अगेंस्ट, बार बार उसको चाइना से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि कई मुद्दों पे सही भी है, हम लोग काफी पीछे हैं चाइना से। डिस्कोर्स हमारे सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा हिपोक्रेसी से भरा हुआ है कि कोई उसकी सीमा नहीं। कभी आप लोग बोलते हो कि इंडिया को चाइना की तरह बनना होगा मैन्युफैक्चरिंग में, फिर आप बोलते हो हमें माइनिंग नहीं करनी चाहिए। अरे यार, माइनिंग नहीं करेंगे तो हमें मिनरल्स कैसे मिलेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट है? तो 2025 का कमोडिटी जिसने जियोपॉलिटिक्स को रूल किया वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। तो रेयर अर्थ मिनरल्स के कारण ही चाइना ने अमेरिका को झुका दिया और डोनाल्ड ट्रम्प ने कट किया टैरिफ्स को चाइना पे। और ये दिखाता है चाइना की डोमिनेंस रेयर अर्थ मार्केट में पूरे वर्ल्ड में। और यही सेम रेयर अर्थ मिनरल्स और भी तरह के मिनरल आइडेंटिफाई किए गए हैं अरावली रेंज में, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे नई वेव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने में। जो चाइना और अमेरिका है, इन दोनों कंट्रीज का जो कार्बन फुटप्रिंट है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, लेकिन इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है उससे। लोग अपने डेवलपमेंट को देखते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो हर चीज में हमारे देश को पीछे करना चाहते हैं। और हर चीज में जो डिस्कोर्स है वो इमोशनल हो जाता है, प्रैक्टिकलिटी को नहीं देखा जाता। और ये जो डिस्कोर्स है ये सभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोगों में है। हमारे देश में किसी भी तरह के लार्ज स्केल प्रोजेक्ट का होना काफी मुश्किल होता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को ले लो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ले लो। अभी आप मुंबई का एग्जांपल ले लो, वो सिटी इतनी कंजेस्टेड है और उसको इतना हैवी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, फिर भी वहां पे लैंड एक्विजिशन इतना मुश्किल था, मेट्रो बनने में इतने साल लग गए, जबकि वो प्रोजेक्ट कुछ ही सालों में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो इंडिया अभी भी एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, वो हैवी कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है, तभी तो यहाँ पे कोई भी डीप टेक स्टार्टअप्स आप ज्यादा नहीं देखोगे, सारे के सारे कुछ ना कुछ सर्विस ही बेच रहे हैं। तो अगर हमें इंडिया को सो कॉल्ड विश्व गुरु बनाना है तो मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करना होगा, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें मिनरल्स की बहुत ही सख्त जरूरत है, और उसको इम्पोर्ट करना प्रैक्टिकल नहीं होगा अगर हमारे देश में ही वो मिल सकते हैं। अभी आज अरावली रेंज में माइनिंग के खिलाफ विरोध किया जा रहा है कि उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए, कि कल को ये कोल माइनिंग पे का भी विरोध करेंगे, उसको भी कम्प्लीटली बैन करने को बोलेंगे, तो फिर घर में ना बिजली आएगी, क्योंकि अभी भी हमारी जो ज्यादातर जो बिजली है वो थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट्स पे डिपेंडेंट है जो कोल से चलते हैं। तो लोगों को ये भी समझना होगा कि जो भारत है वो काफी गरीब देश है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। तो ज्यादातर लोग जो विरोध कर रहे हैं माइनिंग का वो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उन्होंने अभी तक शायद एक्चुअल गरीबी नहीं देखी होगी। तो ये जो माइनिंग ऑपरेशंस होंगे, इससे जो मिनरल्स मिलेंगे, जो फैक्ट्रियां चलेंगी, वहां पे गरीब घर के लोग ही काम करेंगे। तो ये माइनिंग आप बैन करके मिलियंस ऑफ लोगों को जॉबलेस भी करना चाहते हो। और इंडिया को अगर प्रोग्रेस करना है तो मैन्युफैक्चरिंग में जाना ही होगा, ये सर्विस बेस्ड इकोनॉमी से कुछ नहीं होने वाला। और इंडिया जो कि एक लो इनकम कंट्री है, उसको अभी तो कम से कम हाई इनकम कंट्री जैसी सोच नहीं रखनी चाहिए एनवायरनमेंट के प्रति। तो इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी भी कम्प्लीटली नहीं हुआ है। तो जो कंट्रीज एनवायरनमेंट पे ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली यूरोप एंड कनाडा, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले ही हो गया था, वो लोग प्रोग्रेस कर चुके हैं काफी। तो वो लोग मैन्युफैक्चरिंग से निकल कर सर्विस में गए। लेकिन हमारे देश की विडंबना ये है कि हम लोग कभी मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉपरली गए ही नहीं, हम लोग पहले ही सर्विस में फंस गए। सो इंडिया को कम से कम अभी तो वेस्ट का एक्टिविज्म नहीं चाहिए, अभी हमें थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना होगा, और हमें जो अपना डिस्कोर्स है, पॉलिसी है, जजमेंट है, उस पर बेहतर करना होगा, खासकर सोशल मीडिया पे। और हमारे देश के जो बड़े बड़े पॉलिटिकल यूट्यूबर्स हैं उनको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना होगा। वो लोग ओपनली डेवलपमेंट के अगेंस्ट हैं, कहते हैं कि हाईवे की हमें क्या जरूरत है। तो इंडिया एक लो इनकम कंट्री है, थोड़ा लो इनकम कंट्री वालों जैसा सोचें, फालतू में जो वेस्ट के जो ख्वाब हैं इसको ज्यादा ना पालें।
माइनिंग एनवायरनमेंट पे खतरा ज़रूर है, लेकिन हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।